वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। बच्चों, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 3 डिस्कस करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 10B। ये एक्सरसाइज इनवर्स वेरिएशन पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। इनवर्स वेरिएशन हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल में स्टडी करा है। तो चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अभी रिवाइज कर लेते हैं। सपोज करते हैं दो क्वांटिटीज है x एंड y। y जो है वो x पे डिपेंडेंट है एंड y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। कब? जब x की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। दैट मीन्स x की वैल्यूज में डिक्रीमेंट हो रहा है तो y की वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है। इस टाइप के वेरिएशन को हम इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं। यहाँ हम कहेंगे कि x एंड y दोनों इनवर्स वेरिएशन में है। ये चीज हम इंट्रोडक्शन वीडियो में समझ चुके थे ना। एक और चीज हम समझे थे इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जब भी इनवर्स वेरिएशन का केस होगा तो दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट दैट इज x इंटू वाई वो कांस्टेंट होगा फॉर एवरी करस्पॉन्डिंग x एंड y। सो यही चीज यहाँ पे मेंशन्ड है ना। इसको और थोड़ा डिटेल में समझे कि x की अगर ये तीनों वैल्यूज है एंड सो ऑन, इन तीनों वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज है y1 y2 y3 एंड सो ऑन। तो x1 इंटू y1 इक्वल होगा x2 इंटू y2 के, जो कि अगेन इक्वल होगा x3 इंटू y3 के एंड सो ऑन। एंड ये सारे प्रोडक्ट्स एक कांस्टेंट के इक्वल होगा ना। इन दोनों पॉइंट्स को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी अंडरस्टैंड करेंगे, वहां से हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी ना। अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू इनवर्स वेरिएशन की तीनों प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करेंगे। इस एग्जाम्पल में दो क्वांटिटीज है, स्पीड एंड टाइम। स्पीड को हम x कंसिडर कर लेते हैं, टाइम को y कंसिडर कर लेते हैं। x की ये चार वैल्यूज है 20, 30, 40 एंड 60। इन चारों वैल्यूज को हम x1, x2, x3 एंड x4 से डिनोट कर रहे हैं। सिमिलरली टाइम की ये चार वैल्यूज है 6, 4, 3, 2। इन चारों वैल्यूज को हम y1, y2, y3 एंड y4 से डिनोट कर रहे हैं ना। हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। पॉइंट बी हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है। फर्स्ट टाइम जब हम जा रहे हैं तो स्पीड हमारी है 20 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से जाने में हमें टाइम लग रहा है 6 आवर्स का डेस्टिनेशन बी तक पहुंचने में। सिमिलरली सेकेंड टाइम जब हमने स्पीड बढ़ा दी, दैट इज 20 से बढ़ा के हमने 30 किलोमीटर कर दी स्पीड, तो अब सेकेंड टाइम में कुछ कम टाइम लग रहा है डेस्टिनेशन पॉइंट बी तक पहुंचने में। कितना? 4 आवर्स के ही टाइम में हम बी पर पहुंच जा रहे हैं। सिमिलरली जब हम थर्ड टाइम जा रहे हैं तो हमने स्पीड और इंक्रीज कर ली। पहले थी 30, अब इंक्रीज होके 40 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से अब हम जा रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। तो दिख रहा है कि टाइम कुछ और कम लग रहा है। दैट मीन्स ओनली 3 आवर्स के टाइम में ही हम डेस्टिनेशन बी तक पहुंच जा रहे हैं। सिमिलरली फोर्थ टाइम जब हम जा रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तो स्पीड और ज्यादा इंक्रीज कर ली हमने, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब और ज्यादा कम टाइम में, दैट इज ओनली 2 आवर्स में हम डेस्टिनेशन बी तक पहुंच जा रहे हैं। तो आपने देखा ना, जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं हम, टाइम डिक्रीज कर रहा है। दैट इज कम टाइम लग रहा है डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। अब सवाल ये है किस हिसाब से टाइम डिक्रीज कर रहा है। जब हमने स्पीड 20 से इंक्रीज करके 30 कर दी तो टाइम कुछ इस वे में डिक्रीज करेगा सच दैट इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पहले के प्रोडक्ट का इक्वल हो ना। अब इसमें हम x इंटू वाई की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। क्यों करेंगे वो अभी तुरंत समझ में आएगा ना। इस फर्स्ट केस के लिए x इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी x1 इंटू y1, दैट इज 20 इंटू 6, 120। तो यहाँ हम 120 लिख देंगे। तो x इंटू वाई की वैल्यू फॉर दिस फर्स्ट केस निकल के आई 120। सिमिलरली इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज x2 इंटू y2 की वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू 4, दैट इज 120। अभी भी प्रोडक्ट 120 रह रहा है। सिमिलरली इसी तरह से थर्ड केस के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज x3 इंटू y3 की वैल्यू मिल रही है 40 इंटू 3, दैट इज 120। तो थर्ड केस के लिए भी प्रोडक्ट निकल के आया 120। सिमिलरली ऐसे ही इस फोर्थ केस के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज x4 इंटू y4 की वैल्यू है 60 इंटू 2, दैट इज 120। तो आपने देखा x एंड y की हर एक करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रह रहा है, दैट इज 120।
तो x एंड y का प्रोडक्ट कांस्टेंट रह रहा है फॉर एवरी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। जो प्रोडक्ट है वो इस केस में ये कांस्टेंट 120 के इक्वल है ना। इस चीज को अब हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। जब x की वैल्यू 20 से इंक्रीज होके 30 हो गई, x की वैल्यू इंक्रीज होके 30 हो गई, तो y की वैल्यू कुछ इस हिसाब से डिक्रीज होके 4 हो गई, सच दैट इन दोनों का प्रोडक्ट वापस से कांस्टेंट है, दैट इज 120 है। सिमिलरली जब x की वैल्यू और इंक्रीज करके 40 की गई, तो y की वैल्यू कुछ इस हिसाब से डिक्रीज होके 3 हो गई, सच दैट अभी भी इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, दैट इज 40 इंटू 3 करेंगे तो वैल्यू कांस्टेंट आएगी। तो वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, दैट इज 120। सिमिलरली फोर्थ केस में जब x की वैल्यू इंक्रीज की गई 60 किलोमीटर पर आवर, तो y की वैल्यू कुछ इस हिसाब से डिक्रीज होके 2 हो गई, सच दैट अभी भी इन दोनों का प्रोडक्ट 120 ही है। तो जब भी x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू कुछ इस हिसाब से डिक्रीज हो रही है कि प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। इसीलिए चारों केस में प्रोडक्ट 120 ही निकल के आया। तो इस एनालिसिस से हम कह सकते हैं कि x1 इंटू y1 की वैल्यू इक्वल है x2 इंटू y2 की वैल्यू के, फिर ये इक्वल है x3 इंटू y3 की वैल्यूज के, फिर ये इक्वल है x4 इंटू y4 की वैल्यूज के। तो इस एनालिसिस से 3 कंक्लूजन्स निकल के आए। सबसे पहले कि जब स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो टाइम डिक्रीज कर रहा है, ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट। सिमिलर सेकंड रिजल्ट है कि x इंटू वाई की वैल्यू कांस्टेंट है। थर्ड रिजल्ट हमें मिला कि x एंड y की जितनी भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट इक्वल है, दैट इज x1 y1 equals to x2 y2 equals to x3 y3 and so on। दैट मीन्स x एंड y का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट के तो इक्वल है ही, इसके साथ साथ x एंड y की जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट आपस में भी इक्वल है। सो ये तीनों है इनवर्स वेरिएशन की प्रॉपर्टीज। अब इन्हीं तीनों प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हम एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एक्सरसाइज 10B का एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, a एंड b इनवर्सली वैरी करता है। जब b की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 12 है कब? जब a की वैल्यू 8 के इक्वल है। तो b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जब a की वैल्यू 6 के इक्वल होगी। जब a की वैल्यू 8 है तो इसके करस्पॉन्डिंग b की वैल्यू है 12। जब a की वैल्यू 6 है तो इसके करस्पॉन्डिंग b की क्या वैल्यू होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। हम सपोज कर लेते हैं इस समय b की वैल्यू है b2। क्वेश्चन में गिवन है कि a जो है वो b के इनवर्सली वैरी कर रहा है, दैट मीन्स a एंड b इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों क्वांटिटीज क्योंकि इनवर्सली वैरी कर रही है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो चलिए इन दोनों का प्रोडक्ट पहले फाइंड आउट करते हैं। a इंटू बी की वैल्यू, इस फर्स्ट केस के लिए a इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 12, दैट इज 96। सिमिलरली सेकेंड केस के लिए a इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू b2, दैट इज 6b2। ये 96 प्रोडक्ट है किसका? a की फर्स्ट वैल्यू का एंड b की फर्स्ट वैल्यू का। ये a की फर्स्ट वैल्यू एंड b की फर्स्ट वैल्यू। सिमिलरली ये 6 इंटू b2 प्रोडक्ट है किसका? a की सेकेंड वैल्यू का दैट इज a2 का एंड b की सेकेंड वैल्यू का दैट इज b2 का। ना अब इनवर्स वेरिएशन के केस में हम जानते हैं कि ये दोनों a1 b1 जो है वो a2 b2 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 96 जो है वो 6 इंटू b2 के इक्वल है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, हमें b2 की वैल्यू इजिली फाइंड आउट हो जाएगी। 6 को हम LHS में लाएंगे तो 96 को डिवाइड करेगा, तो b2 की वैल्यू मिली 16। इसी b2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, इसकी वैल्यू 16 निकल के आई। दैट मीन्स जब a की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू 16 होगी। ऑप्शन डी में 16 गिवन है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ना एमसीक्यू का सेकंड पार्ट देखते हैं। 12 मेन कुछ नंबर ऑफ स्क्रूज बना रहे हैं 30 डेज में, तो 24 मेन सेम नंबर ऑफ स्क्रूज कितने डेज में बनाएंगे? हमें वो नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में दो क्वांटिटीज है, फर्स्ट है नंबर ऑफ मेन एंड सेकंड है डेज। नंबर ऑफ मेन को हम x कंसिडर कर लेते हैं, डेज को y कंसिडर कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि
12 men जब कुछ नंबर ऑफ स्क्रूज बना रहे हैं तो वो 30 डेज में बना ले जा रहे हैं। तो 24 men जब उतने ही नंबर ऑफ स्क्रूज बनाएंगे तो वो कितने नंबर ऑफ डेज में बनाएंगे, ये नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड आउट करना है। सपोज करते हैं y2 डेज में बनाएंगे, तो हमें इस y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। 12 जो है वो x की फर्स्ट वैल्यू है, इसको हम x1 कह सकते हैं। सिमिलरली 30 जो है वो y की फर्स्ट वैल्यू है, तो इसको हम y1 कह सकते हैं। सिमिलरली 24 जो है वो x की सेकेंड वैल्यू है, तो इसको हम x2 बोल सकते हैं। एंड ये अननोन वैल्यू y की सेकेंड वैल्यू होगी, तो इसको हमने y2 से डिनोट करा ना। अब हम जानते हैं कि जब किसी काम को ज्यादा लोग करेंगे तो वो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स कम डेज लगेंगे उस काम को खत्म होने में। दैट मीन्स जब नंबर ऑफ मैन हम इंक्रीज करेंगे तो डेज डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा मीन्स कम डेज लगेंगे काम को कंप्लीट होने में, जल्दी ही काम खत्म हो जाएगा। तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो एक क्वांटिटी घट रही है, कब? जब दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है। तो ये इनवर्स वेरिएशन का केस हो गया। हम जानते हैं इनवर्स वेरिएशन के केस में x इंटू वाई की वैल्यू वो एक कांस्टेंट के इक्वल होगी। दैट मीन्स इस टेबल में से x की हम कोई भी वैल्यू ले और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ले, उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। ना इस टेबल में सपोज करते हैं हम x की फर्स्ट वैल्यू लिए, दैट इज x1, जो कि 12 के इक्वल है, एंड इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है दैट इज y1 30। तो इन दोनों वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज x1 इंटू y1, वो कितना होगा? वो होगा 12 इंटू 30, दैट इज 360 होगा। तो x एंड y की वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो एवरी केस में ये 360 ही होगा। दैट मीन्स ये सेकेंड केस में भी, दैट इज x2 इंटू y2 जब करते हैं तो इस केस में भी प्रोडक्ट 360 होगा। तो इस इक्वेशन में हम x2 एंड y2 की वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू है 24, तो यहाँ 24 लिखेंगे। y2 की वैल्यू अननोन है तो y2 के प्लेस पे हम y2 लिख देंगे इज इक्वल्स टू 360। इस 24 को जब RHS में ले जाएंगे तो 360 को डिवाइड करेगा। 12 2 जा 24, 12 30 जा 360, 2 15 जा 30। दैट मीन्स y2 की वैल्यू 15 निकल के आई। हमसे इसी y2 की वैल्यू पूछी गई थी, इसकी वैल्यू 15 निकल के आ गई। दैट मीन्स जब 24 men सेम नंबर ऑफ स्क्रूज बनाएंगे तो वो कम डेज में, दैट इज 15 डेज में ही बना ले जाएंगे। ऑप्शन ए में 15 डेज गिवन है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। MCQ का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। एक स्कूल में एक दिन में 8 पीरियड्स दिए जाते हैं, हर एक पीरियड 45 मिनट्स के टाइम ड्यूरेशन का है। तो अगर स्कूल आवर्स सेम है एंड स्कूल ने नंबर ऑफ पीरियड्स को 8 से इंक्रीज करके 9 नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ा दिए, 9 पीरियड्स कर दिए, तो अब हर एक पीरियड कितने टाइम ड्यूरेशन का होगा, वो टाइम ड्यूरेशन हमें फाइंड आउट करना है ना। इस क्वेश्चन में 2 क्वांटिटीज है। फर्स्ट है नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ डे, सेकेंड है 1 पीरियड का टाइम ड्यूरेशन। नंबर ऑफ पीरियड्स को हम x से डिनोट करते हैं एंड टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 पीरियड को हम y से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि जब 8 पीरियड्स एक दिन में स्कूल दे रहा है तो एक पीरियड का टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट्स है। वही टाइम ड्यूरेशन को सेम रखते हुए जब नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ा के 9 कर दिया गया एक दिन में, तो अब एक पीरियड का टाइम ड्यूरेशन कितना होगा वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सपोज करते हैं हम इसको y2 एज्यूम कर लेते हैं। तो ये हम जानते हैं जब नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज किया जाएगा हर एक पीरियड कम टाइम का होता चला जाएगा। दैट मीन्स हर एक पीरियड का टाइम ड्यूरेशन घटता चला जाएगा। तो ये दोनों एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दैट मीन्स ये केस हमारा इनवर्स वेरिएशन का केस है। हम जानते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि x एंड y का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। दैट मीन्स इस टेबल में से x की हम कोई भी वैल्यू ले, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ले, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एक ही कांस्टेंट के इक्वल होगा। दैट मीन्स x1 y1 जो है वो x2 y2 के इक्वल होगा एंड सो ऑन। तो चलिए हम x एंड y का प्रोडक्ट की वैल्यूज फाइंड आउट करें। x1 इंटू y1 की जो वैल्यू है वो 8 इंटू 45 होगी, वैल्यू मिली 360, तो यहाँ 360 लिख देते हैं। सिमिलरली x2 इंटू y2 की वैल्यू है 9 इंटू y2, दैट इज 9 y2, तो यहाँ हम 9 y2 लिख देते हैं।
ना अब x1 इंटू वाई वन की वैल्यू x2 इंटू वाई टू की वैल्यू के इक्वल है। तो x1 इंटू वाई वन की वैल्यू है 360, x2 इंटू वाई टू की वैल्यू है 9y2। तो इन दोनों वैल्यूज को भी हम इक्वल लिख सकते हैं, दैट इज 360 इंटू 9y2 होगा। इसको सॉल्व करेंगे y2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इस 9 को हम LHS में ले जाएंगे तो 360 को डिवाइड करेगा, तो y2 की वैल्यू है 40। हमें इस y2 की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, इसकी वैल्यू 40 निकल के आई। दैट मीन्स जब नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ा के 9 कर दिए गए एक दिन में, तो हर एक पीरियड का टाइम ड्यूरेशन 45 से घट के 40 मिनट्स हो गया। ऑप्शन सी में 40 मिनट्स गिवन है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ना MCQ का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। x की वैल्यूज गिवन है, y की वैल्यूज भी गिवन है। ना हमें y की दो वैल्यूज अननोन है, a एंड b। हमें इन दोनों a एंड b की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है ना। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये वेरिएशन, कि x एंड y का ये वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन है। कैसे पता करेंगे? अगर x के इंक्रीज करने पर अगर y डिक्रीज करे तो हम कह सकते हैं कि वो ये वेरिएशन इनवर्स है। लेकिन अगेन या y की दो वैल्यूज हमें पता ही नहीं है, तो हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि x इंक्रीज करने पर y डिक्रीज कर रहा है। तो इस वे में तो हम नहीं पता कर पाए कि ये वेरिएशन डायरेक्ट है कि इनवर्स है। तो चलिए अब दूसरा वे देखते हैं। हम जानते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के केस में x बाई वाई कांस्टेंट के इक्वल होता है ना। तो तो चलिए इस टेबल में x बाई वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट केस के लिए x बाई वाई की वैल्यू हो जाएगी 12/5। सेकेंड केस के लिए हम x बाई वाई की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि a की वैल्यू हमें नहीं पता। सिमिलरली अब थर्ड केस के लिए हम x बाई वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो होगी 10/6। रिड्यूस करेंगे, वैल्यू मिली 5/3। ठीक है, x बाई वाई की ये दो वैल्यू सफिशियंट है हमें बताने के लिए कि ये डायरेक्ट वेरिएशन शो कर रहा है कि नहीं। x एंड y की हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए x बाई वाई कॉन्स्टेंट होता है ना। इन दोनों x एंड y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए जो x बाई वाई की वैल्यू निकल के आई वो है 12/5। सिमिलरली इन दोनों x एंड y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए जो x बाई वाई की वैल्यू है वो है ये दोनों वैल्यूज आपस में डिफरेंट है। तो यहाँ पे x बाई वाई इज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के इक्वल नहीं है। देयरफॉर x एंड y डायरेक्ट वेरिएशन में भी नहीं है। अब डायरेक्ट वेरिएशन में तो नहीं है ये x एंड y, तो अब बचा तो सिर्फ इनवर्स वेरिएशन ही, तो इनवर्स वेरिएशन में ही होगा। बट इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे? हम जानते हैं इनवर्स वेरिएशन के केस में जो कंडीशन होती है वो है x इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये अगर सारे करस्पॉन्डिंग x एंड y की वैल्यूज एक कांस्टेंट के इक्वल है तो हम कहेंगे कि वो वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन है। तो चलिए इस केस में देखते हैं क्या x एंड y की वैल्यू एक कांस्टेंट के इक्वल है। उसके लिए हमें x इंटू वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फर्स्ट केस के लिए x इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 5 दैट इज 60। वही इस सेकंड केस के लिए हम x इंटू वाई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही थर्ड केस के लिए x इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 6 दैट इज 60। एंड इस फोर्थ केस के लिए हम x इंटू वाई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट जो नोन वैल्यूज है हमें x एंड y की, उनके लिए x इंटू वाई की वैल्यू तो एक कांस्टेंट निकल के आई दैट इज 60। तो इस टेबल के केस में x इंटू वाई की वैल्यू एक कांस्टेंट के इक्वल है एंड वो कांस्टेंट है 60। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x एंड y आर इन इनवर्स वेरिएशन ना। अब ये फाइनल हो गया कि ये x एंड y इनवर्स वेरिएशन में है। अब क्योंकि इनवर्स वेरिएशन में है तो हर एक x इंटू वाई की वैल्यू 60 के बराबर होगी। दैट मीन्स इस सेकेंड केस में भी जो x इंटू वाई की वैल्यू होगी दैट इज 4 इंटू ए, ये 4 इंटू ए भी 60 के इक्वल होगा। एंड इस फोर्थ केस में जो x इंटू वाई की वैल्यू होगी दैट इज 30 इंटू बी दैट इज 30b। ये 30b भी 60 के इक्वल होगा ना। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 4 को जब हम RHS में ले जाएंगे तो ये 60 को डिवाइड करेगा, a की वैल्यू मिली 15। सिमिलरली इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस 30 को जब हम RHS में ले जाएंगे तो ये 60 को डिवाइड करेगा, तो b की वैल्यू मिली 2। हमें ऑप्शन डी में
ए की वैल्यू 15 है एंड बी की वैल्यू 2 है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। एक हॉस्टल में 200 स्टूडेंट्स के लिए प्रोविजंस है फॉर 30 डेज। प्रोविजंस मीन्स खाने पीने का सामान। दैट मीन्स 200 स्टूडेंट्स अगर एक हॉस्टल में है तो 30 डेज तक उनका खाने पीने का सामान चलेगा। फर्दर क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर और 100 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं तो ये सेम प्रोविजन, दैट इज वो सेम खाने पीने का सामान कितने दिनों तक चलेगा, वो नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड आउट करना है ना। इस क्वेश्चन में दो क्वांटिटीज है, फर्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दूसरी क्वांटिटी है नंबर ऑफ डेज। इसको हम x मान लेते हैं एंड नंबर ऑफ डेज को y मान लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि जब 200 स्टूडेंट्स हॉस्टल में है तो उनके खाने पीने का सामान 30 डेज तक चलता है। फर्दर क्वेश्चन में कहा गया है कि और 100 न्यू स्टूडेंट्स हॉस्टल में ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 200 प्लस 100 दैट इज 300। तो अब 300 स्टूडेंट्स जब हॉस्टल में है तो उनके खाने पीने का सामान कितने दिन चलेगा, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसको हम सपोज कर लेते हैं y2 है, हमें इस y2 की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि ये 200 x की फर्स्ट वैल्यू है तो इसको हम x1 से डिनोट कर सकते हैं। 30 y की फर्स्ट वैल्यू है तो इसको हम y1 से डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली ये 300 x की सेकेंड वैल्यू है तो इसको हम x2 से डिनोट कर सकते हैं। एंड ये अननोन वैल्यू y की सेकेंड वैल्यू है तो इसको हमने y2 से डिनोट कर दिया ना। हम जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज किए जाएंगे तो सेम खाने पीने का सामान कम दिन चलेगा, दैट मीन्स नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों एरोज देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दैट मीन्स ये केस इनवर्स वेरिएशन का केस है। क्योंकि इनवर्स वेरिएशन का केस है तो x इंटू वाई की जो वैल्यू होगी वो एक कांस्टेंट के इक्वल होगी एंड x1 y1 इक्वल होगा x2 y2 के। ये हम जानते हैं फॉर इनवर्स वेरिएशन ये दोनों चीजें होती हैं। तो चलिए हम x इंटू वाई की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लें ना। फर्स्ट केस के लिए x इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी x1 इंटू y1 दैट इज 200 इंटू 30 दैट इज 6000। तो यहाँ x इंटू वाई का प्रोडक्ट आ गया 6000। सिमिलरली इस सेकेंड केस के लिए x2 इंटू y2 की वैल्यू हो जाएगी 300 इंटू y2। तो यहाँ हम 300 इंटू y2 लिखेंगे। हम जानते हैं फॉर इनवर्स वेरिएशन ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं। तो x1 इंटू y1 की वैल्यू निकल के आई 6000 तो यहाँ हम 6000 लिख देंगे एंड इस x2 इंटू y2 की वैल्यू निकल के आई 300 इंटू y2 तो यहाँ हम 300 इंटू y2 लिख देंगे। अब ये दोनों वैल्यूज क्योंकि इक्वल है तो ये दोनों वैल्यूज भी इक्वल हो जाएगी ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमें y2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इस 300 को जब हम LHS में ले जाएंगे तो 6000 को डिवाइड करेगा। इसको सॉल्व करें, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 320 60 तो y2 की वैल्यू 20 निकल के आई। हमें इसी y2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, इसकी वैल्यू 20 निकल के आई। दैट मीन्स जब 300 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस हॉस्टल में प्रेजेंट है तो सेम प्रोविजंस दैट इज सेम खाने पीने का सामान ओनली 20 डेज ही चलेगा। ऑप्शन डी में 20 डेज गिवन है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट चेक करना है हमें कि x एंड y की क्वांटिटीज इनवर्सली वैरी कर रही है कि नहीं। हम जानते हैं इनवर्स वेरिएशन होने के लिए दो तीन प्रॉपर्टीज इस वेरिएशन को शो करना पड़ेगा, तब जाके ये इनवर्स वेरिएशन कहलाएगा। फर्स्ट है कि जब x इंक्रीज कर रहा है तो y डिक्रीज करे, दैट मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एरोज हो। सेकेंड है x इंटू वाई है वो एक कांस्टेंट के इक्वल हो। इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे चेक कर सकते हैं, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2 इज इक्वल्स टू x3 y3 इक्वल्स टू x4 y4 एंड सो ऑन। अगर ये वेरिएशन ये दोनों प्रॉपर्टीज फुलफिल करता है तो ये इनवर्स वेरिएशन होगा ना। इस टेबल में x की वैल्यूज रैंडमली गिवन है, मतलब ना बढ़ते हुए क्रम में ना घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हम x की वैल्यूज को अरेंज करें एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू लिखते हैं। तो x की सबसे छोटी वैल्यू है 1 तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। 1 के बाद 1 से बड़ी वैल्यू है 3, यहाँ 3 लिखेंगे। 3 से बड़ी वैल्यू है 4, यहाँ 4 लिखेंगे। 4 से बड़ी वैल्यू है 12 तो यहाँ हम 12 लिख देंगे। अब y की वैल्यूज को लिखते हैं। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 24 है तो यहाँ हम 1 के नीचे 24 लिख देंगे। सिमिलरली जब x की वैल्यू 3 है तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 8 है तो 3 के नीचे हम 8 लिख देंगे।
सिमिलरली जब x की वैल्यू 4 है तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 6 है, तो यहाँ 4 के नीचे हम 6 लिख देंगे। सिमिलरली जब x की वैल्यू 12 है तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 2 है, तो इस 12 के नीचे y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस टेबल को हम अरेंज कर दिए प्रॉपर ऑर्डर में, तो हमें ये टेबल मिल गया। अब इस टेबल में आप देख सकते हैं जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे y की वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है। दैट इज x की वैल्यू इंक्रीज होने पर y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये दोनों एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स वेरिएशन फुलफिल कर गई इस केस में। अब देखते हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी फुलफिल होती है कि नहीं। इसके लिए हमें एक्स वाई का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर एवरी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ना इस केस में एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो 1 into 24 होगा, दैट इज 24। सिमिलरली इस सेकेंड केस में एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है दैट इज 3 into 8, दैट इज 24, तो यहाँ 24 होगा। सिमिलरली इस केस में जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है दैट इज 4 into 6, वो है 24, तो वो 24 होगा। सिमिलरली इस केस में जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है वो है 12 into 2, दैट इज 24, यहाँ हमने 24 लिख दिया। आपने देखा ना कि इस टेबल में हम कोई भी x की वैल्यू ले एंड उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट के इक्वल है, दैट इज 24। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो गई। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज फुलफिल है, दैट मीन्स ये वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन है ना। इसी तरह से अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अगेन क्वांटिटीज x एंड y की वैल्यूज गिवन है, हमें बताना है कि ये दोनों क्वांटिटीज इनवर्सली वैरी कर रही है कि नहीं। अगेन अगर इस टेबल में x एंड y की वैल्यूज ये दोनों प्रॉपर्टीज फुलफिल करेगी तो हम कहेंगे कि x एंड y इनवर्सली वैरी कर रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। अगेन इस टेबल में x की वैल्यूज रैंडमली गिवन है, हम इसको या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम के टेबल में बना के लिखेंगे। तो हम एक टेबल x की सबसे छोटी वैल्यू है 24, तो यहाँ हम 24 लिख दिए। 24 से बड़ी वैल्यू है 30, तो यहाँ 30 लिख दिए। 30 से बड़ी वैल्यू है 60, तो यहाँ थर्ड वैल्यू 60 लिख दिए। 60 से बड़ी वैल्यू है 120, तो यहाँ 120 लिख दिए। जब x की वैल्यू 24 है इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 75 है, तो यहाँ 24 के नीचे 75 लिख दिए। सिमिलरली जब x की वैल्यू 30 है इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 60 है, तो यहाँ 30 के नीचे हम 60 लिख दिए। जब x की वैल्यू 60 है तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 30 है, तो 60 के नीचे हम 30 लिख दिए। जब x की वैल्यू 120 है तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 30 है, तो 120 के नीचे हम 30 लिख दिए। तो इस टेबल को अरेंज करके हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, बट इन लास्ट टू वैल्यूज में डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, सेम है ये दोनों वैल्यूज। तो हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। तो चलिए एक बार हम सेकंड प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि क्या सारे एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट के इक्वल है कि नहीं। इसके लिए हमें x इंटू वाई की वैल्यूज पता करनी पड़ेगी ना। इस केस में x इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 24 into 75, वैल्यू मिली 1800, तो यहाँ हम 1800 लिख दिए। सिमिलरली इस सेकंड केस के लिए x इंटू वाई की वैल्यू है 30 into 60, इस 30 और 60 को हमने मल्टीप्लाई करा, अगेन एक्स वाई की वैल्यू मिली 1800। अब इस थर्ड केस के लिए x इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 60 into 3, तो 60 into 3 अगेन 1800 आ जाएगा। तो इन तीन केस के लिए तो x इंटू वाई की वैल्यू कांस्टेंट है, बट अब इस फोर्थ केस के लिए चेक करते हैं क्या x इंटू वाई की वैल्यू 1800 आ रही है। इस फोर्थ केस के लिए x इंटू वाई की वैल्यू होगी 120 into 30, 3600। तो इस फोर्थ केस के लिए एक्स वाई की वैल्यू 1800 नहीं आई, तो ये सेकंड कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो पाई। तो दैट मीन्स सारे एक्स वाई की वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल नहीं निकल के आ रही है। एक एक्स वाई का प्रोडक्ट 3600 निकल के आ रहा है जो कि डिफरेंट है। तो इसलिए हमारा ये एक्स एंड वाई का वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन नहीं है। तो सेकेंड पार्ट इनवर्स वेरिएशन नहीं है, फर्स्ट पार्ट इनवर्स वेरिएशन है ना। अब चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में अगर दोनों क्वांटिटीज x एंड y ये दोनों प्रॉपर्टीज फुलफिल कर रही है तो हम कहेंगे कि क्वांटिटीज x एंड y इनवर्सली वैरी कर रही है। तो अब चेक करते हैं। उससे पहले x एंड y की वैल्यूज को हम अरेंज करके यहाँ लिखेंगे ना। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि दो बार
x की वैल्यू 10 ली गई है, तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी सेम है 90। यहाँ पे भी 90 एंड इस केस में भी 90। दैट मीन्स ये रीडिंग एंड ये रीडिंग बिल्कुल सेम है। इस फोर्थ रीडिंग की हमें जरूरत नहीं है। ये फोर्थ रीडिंग और कुछ नहीं, फर्स्ट रीडिंग ही है। हम चाहें तो इस टेबल से डिलीट भी कर सकते हैं। तो जो टेबल हम बनाएंगे, तो अरेंज्ड टेबल में x एंड y की वैल्यूज कुछ ऐसे लिखी जाएगी, 10, 30, 60। जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 90 है, तो 10 के नीचे 90 लिखेंगे। जब x की वैल्यू 30 है तो y की वैल्यू 30 है, तो यहाँ 30 के नीचे हम 30 लिखेंगे। जब x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू 20 है, तो 60 के नीचे हम 20 लिखेंगे। इस टेबल का अरेंज्ड टेबल है ये। यहाँ x एंड y की हमें 3 वैल्यूज ही मिली ना। इस टेबल में हम देख सकते हैं, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, वैसे वैसे y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है ये टेबल ना। अब चेक करते हैं कि क्या हर एक x एंड y की वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं। उसके लिए हम x इंटू वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। इस फर्स्ट केस में x इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 90, दैट इज 900। सिमिलरली इस सेकेंड केस में x इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू 30, दैट इज 900। सिमिलरली इस थर्ड केस में x इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 60 इंटू 20, दैट इज 1200। आप देख सकते हैं कि सारे x एंड y का प्रोडक्ट सेम नहीं है। थर्ड केस में एक्स वाई का प्रोडक्ट 1200 निकल के आ गया। दैट मीन्स सारे एक्स वाई इज नॉट इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। तो सेकेंड प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो पा रही। इस वजह से हम कहेंगे कि एक्स एंड वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो ये वेरिएशन नॉट एन इनवर्स वेरिएशन है। तो इन तीनों पार्ट्स में से ओनली फर्स्ट पार्ट इनवर्स वेरिएशन है, बाकी ये दोनों पार्ट इनवर्स वेरिएशन नहीं है। तो बच्चों, ये था एक्सप्लेनेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 3 एक्सरसाइज 10B से। अगर आपको एक्सप्लेनेशन सिंपल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच। अगर आपको एक्सप्लेनेशन सिंपल लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करने के लिए जस्ट गो टू माय प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय। तो बच्चों, ये था एक्सप्लेनेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 3 एक्सरसाइज 10B से। अगर आपको एक्सप्लेनेशन सिंपल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच। अगर आपको एक्सप्लेनेशन सिंपल लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करने के लिए जस्ट गो टू माय प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।